एनवायरमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब पीसीएस वगैरह भी पूछता है। अभी हाल ही में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ये बायोलॉजिस्ट हैं, असम की रहने वाली हैं, इन्हें अवार्ड मिला है, सेकंड टाइम इन्हें अवार्ड मिला है विटले गोल्ड अवार्ड। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड पता ही है, मूवीज़ को मिलता है, एक्टर्स को मिलता है। उसी तरीके से ये एक ऐसा ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है जो पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने सेफगार्ड या फिर कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट किया है किसे, इंडेंजर्ड हरगिला और ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, ठीक है। ये आपका स्टॉक है जिसे इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, और इसके वेटलैंड होम को भी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। लेप्टोप्टिलस ड्यूबियस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसको हरगिला कहा भी जाता है, यहाँ से पूछ सकता है। हरगिला मतलब होता है बोन स्वेलर असम की भाषा में, और बिहार में इसे गरुड़ भी कहा जाता है। आपको गरुड़ की इंपॉर्टेंस पता होगा, रामायण सबने देखा होगा, तो इसे गरुड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ स्टॉक फैमिली है। सिकोनियडी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। देयर आर अबाउट 20 स्पेसीज इन द फैमिली। दे आर लॉन्ग नेक्ड लार्ज बर्ड्स। ये देख रहे हैं आप, पता है शॉर्ट नेक्ड बर्ड भी है, बट ये लॉन्ग नेक्ड लार्ज बर्ड है। ये आप यहाँ से इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं। Once found across South and Southeast Asia, the greater adjutant is one of the most threatened stock species in the world. There are only 3 known breeding grounds, one in Cambodia and 2 in India. असम और बिहार में ये पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड की स्थिति में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछता है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, या इंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, ये आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल्ड 4th में है ये, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए, यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। थ्रेट क्या है? द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड दैट स्कैवेंजर बर्ड्स नीड्स टू फॉरेज, यानी कि ये फूड के लिए बेचारे भटकते रहते हैं, ठीक है। इनका घर भी तोड़ दिया जाता है। लॉस ऑफ इट्स नेस्टिंग ट्रीज लेड टू डिक्लाइन, ठीक है। जिस पेड़ पे ये अपना घर या घोंसला बनाते हैं वो भी तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक इसका थ्रेट है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया कि अगर रिलीजियस धर्म की बात करें तो इसे माउंट ऑफ विष्णु, वन ऑफ द हिंदुइज्म प्राइम डेटीज, जो हमारे विष्णु भगवान हैं, उनके ये गरुड़ जो है ये वाहन है, ठीक है। सम वर्शिप द बर्ड एंड कॉल इट गरुड़ महाराज, लॉर्ड गरुड़ और गरुड़ गुरु गरुड़, ठीक है। दे हेल्प फार्मर्स बाय किलिंग रैट्स एंड अदर फार्म पेस्ट, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आपको पता ही है, कोर्ट है। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसका गठन हुआ है। तो ये सैट किस लिए इम्पॉर्टेंट है? अभी हाल ही में दिनेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। देखिए, अगर वनडे एग्जाम होता है तो उसमें ये पूछ लेता है कि हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ऑफ दिस बॉडी, तो दिनेश कुमार अभी अपॉइंट हुए हैं। लेकिन यूपीएससी या पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है अबाउट दिस सेट। तो सेट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस पता ही है सबको। स्टैट्यूटरी जिसे पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू पास कर दिया है और स्टैट्यूटरी का एक दर्जा दिया है। देखो, 2 तरीके की बॉडी होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, सभी को पता है, सभी ने पॉलिटी पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, दूसरी होती है आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है उसके अंदर 2 बॉडी आती है। एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी, दूसरी होती है आपकी नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी में आपका जैसे नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन पहले था, उसको नीति आयोग ने रिप्लेस किया। स्टैट्यूटरी वो सारी बॉडीज़ जो एक्ट के थ्रू पारित होकर उसे चेंज किया गया है, उसका दर्जा चेंज किया है या फिर उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया है, ठीक है। इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं या फिर अदर मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द सिलेक्टेड कमेटी विच इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो कह सकते हैं कि अंतिम और फाइनल जो निर्णय है वो किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्सटेंड्स टू कंपनीज सिचुएटेड अक्रॉस इंडिया। जितनी भी कंपनीज है पूरे भारत में, वहाँ पे इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है पूरा वहाँ तक फैला हुआ है पूरे भारत में। इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक सेबी, PFRDA यानी पेंशन का जो है आपका, IRDAI विच एमिंग टू स्ट्रीमलाइन अपील्स प्रोसेस आउटसाइड ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है जी, तो जितने भी ऑर्डर्स ये इनके द्वारा दिए गए हैं उनके अगेंस्ट में अगर है तो यहाँ पे अपील की जा सकती है सेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेड कोलंबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान। देखिए ये आपके बंदर है, मंकी है, इनका नाम है रेड कोलंबस। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन, इन्हें बचाने का एक एक्शन प्लान है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये पूछा जा सकता है। यूपीएससी भी इवन ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई ये एक्शन, फलाना एक्शन है, फलाना इनिशिएटिव है, वो किसने इनिशिएट किया है। तो ऑप्शंस आर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ये जितनी भी बॉडीज होती है ना, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। तो करेक्ट आंसर इनमें से तो वैसे है आपका A ऑप्शन, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो रेड कोलंबस है ये एक रेयर ग्रुप ऑफ इम्पेरिल्ड मंकीज़ हैं जो पूरे अफ्रीका में फैले हुए हैं। दीज आर द प्राइमरी इंडिकेटर्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों जो यूपीएससी पूछ सकता है। ये प्राइमरी इंडिकेटर्स है ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन द कॉन्टिनेंट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो अफ्रीका के फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ऑफ फॉरेस्ट है, अगर उसकी बायोडाइवर्सिटी चेक करनी है, अगर वो डिक्लाइन हो रही है तो समझ लीजिए कि जो मंकीज़ हैं, रेड कोलंबस है, ठीक है, उनका बड़ा रोल है। तो कंजर्विंग दैम कुड होल्ड द कीज टू प्रोटेक्टिंग दीज फॉरेस्ट। अगर ये मंकीज डिक्लाइन हो रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है। टू सेव द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन अफ्रीका इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दिस रेड कोलंबस मंकी। ठीक है, चलिए, फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस over half are endangered or critical endangered। ठीक है जी। रेड कोलंबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान लेड बाय IUCN which aims to prioritize their conservation, safeguarding Africa's forest and curbing unsustainable hunting। ठीक है, ये चारों संस्था है, इनके बारे में फैक्ट मैंने लिया है विकिपीडिया से सीधा लिया है। तो देखिए इसकी साइट पे भी जाएंगे तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सही इंपॉर्टेंट इसकी न्यूज़ है, फीचर्स है। इन सभी में एक कॉमन चीज़ निकल के आई है, इन सभी का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड। देखो स्विट्ज़रलैंड और आपका यहाँ पे है स्विट्ज़रलैंड। जो WWF है ये आपका बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल NGO। ठीक है जी। उसके बाद इसका जो ये वर्ल्ड वाइड है, इन बाकी जो तीनों है, इन तीनों में आपका ये जो दो है, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आपका WMO, इन दोनों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कॉमन है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यहाँ पे भी देखेंगे सेम है। ठीक है, और इसके बारे में अगर मैं बात बता दूँ आपको IUCN के बारे में, तो इसका पहले इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में पेंशन डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। देखो, सरकारी गवर्नमेंट रिटायरीज, कोई भी टॉपिक होता है, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। किसी का क्वेश्चन लेवल टफ हो जाएगा, वनडे है तो उसको आसान बना दिया जाएगा। जैसे कि सेट हमने अभी देखा, UPSC PCS सेट के बारे में पूछेगा, ना कि प्रेसिडेंट के नाम के बारे में। वहीं पे वनडे जो है वो प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेगा, सेट की फुल फॉर्म क्या है वो पूछ लेगा। तो अगर आप UPSC एस्पायरेंट भी है, यू मस्ट नो ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, जैसे कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूछ रहे हैं तो वो उसका सिलेक्शन कैसे होता है ये UPSC पूछ लेगा एक ऑप्शन में। पेंशन डिपार्टमेंट ने अभी लॉन्च किया है भविष्य पोर्टल।
This is not important for the UPSC point of view, agreed. But what it can be asked in the examination कि भाई ये डिजिटल कैसे इसको डिजिटल जो डिजिटलाइजेशन ऑफ पेंशन है उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग और पेमेंट्स को इंश्योर करता है. व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेंशन प्लेटफॉर्म, यहाँ से यूपीएससी और पीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है. तो ये पोर्टल डिज़ाइन हुआ है टू इंश्योर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट, ठीक है. और अगर आप सोचिए ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा तो आपके मेंस में, यूपीएससी मेंस में अगर कुछ भी आपका पेंशन से रिलेटेड या सोशल इश्यूज में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो फैक्ट्स हैं अंडर द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं. यू विल गेट वैल्यू एडिशन इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्स. ये जो एंथर्स है इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिला. ये सबमरीन भी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी नहीं है, इन्वेसिव प्लांट भी नहीं है, ये है रेड सुपर जाइंट स्टार, ठीक है. अब इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है, देखो एक तो ये कि ये जो आपका है ये क्या है, ये मैसिव रेड सुपर जाइंट स्टार है इन स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. क्या ये सूर्य से बड़ा है, यस, 10,000 टाइम्स ब्राइटर देन दिस सन, मतलब ये उससे भी ज़्यादा चमकता है, ठीक है. बड़ा नहीं बता रही, उससे ज़्यादा ब्राइटर है. 700 टाइम्स इट्स डायमीटर के हिसाब से भी इतना बड़ा है. इट लाइज 600 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है. इसको अल्फा स्कॉर्पियो भी कहा जाता है, विच इज़ ईजिली टू स्पॉट. जैसे कहते हैं ना, कभी एक स्टेटमेंट आ जाएगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट, ये है ईजी टू स्पॉट, ईजी तरीके से दिखाई दे सकता है. इसका नाम अल्फा है. ये सूर्य, ये 2-3 स्टेटमेंट है ये जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है. डिस्पाइट इस साइज, इसके साइज के अलावा इट हैज़ लो डेंसिटी एंड टेम्परेचर विच अराउंड दिस गिविंग इट अ रूडी कलर, ठीक है. ये सबसे बड़ा जो है लार्ज है. कूल स्टार अप्रोचिंग द एंड ऑफ देयर लाइव्स, हाईली ल्यूमिनियस बट विद लो सरफेस टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है. ब्राइटर है तो सोचेंगे टेम्परेचर बहुत हाई है, नहीं, इट हैज़ वेरी लो सरफेस टेम्परेचर. सो दिस इज अगेन वेरी यूपीएससी इंपॉर्टेंट फैक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CACP. जो CACP है इस पर हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही लेता है तरोड़ मरोड़ करके, और ये चर्चा में भी बहुत था. किसान आंदोलन हुआ पूरे भारत में, दोबारा हुआ 2021 में हुआ था. 3 जो लॉज थे उसको रोका गया था, फिर से ये चर्चा में था. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, इसके रिगार्डिंग में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. इट इज़ मैंडेटेड टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल सही है. यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन, बिल्कुल गलत है. पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड नहीं सही है. करंटली द कमीशन कंप्राइजेज अ चेयरपर्सन और चेयरमैन, मेंबर, सेक्रेटरी, 1 मेंबर एंड 2 मेंबर्स. इट इज़ मैंडेटेड टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पॉलिटी के ऊपर. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो आपका आर्टिकल 30 है, आपका राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल आपका 19 जो है, फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा ऐसा है विच कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया. सिर्फ चौथा अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, बाकी तीनों जो है वो सभी के लिए हैं, चाहे आपके सिटीजन्स हैं चाहे आपके नॉन सिटीजन्स हैं. तो दिस राइट, फंडामेंटल राइट, कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय फॉरेनर्स, ठीक है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, या फिर पॉलिटी जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी द टफेस्ट एग्जाम इन दी कंट्री, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हमेशा टफ रहेगा, बहुत ही बड़ा पूछेगा. कभी कभी यूपीएससी ना बहुत ट्विस्ट करके पूछ देता है ना. स्टेटमेंट लगेगा बड़ा सा लेकिन आंसर बहुत छोटा सा फैक्ट होगा. वो ये भी चेक करना चाहता है कि आपको उसकी डेप्थ नॉलेज के साथ साथ उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता है या नहीं पता, ठीक है. चलिए
डिजर्बा सिनोज, ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कहाँ लोकेटेड है? टूनिसिया, मालदीव्स, इज़राइल, मॉरिशस। आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में प्लेसेस के ऊपर यूपीएससी का फेवरेट एक एरिया है, वहाँ पूछता ही है। ये बेसिकली आपका टूनिशिया में है, ठीक है। कल्चर के ऊपर आ जाते हैं। टागिन लैंग्वेज इज प्रिवेंटली स्पोकन इन विच स्टेट और यूटी? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। क्या था, अभी हाल ही में एक फीचर फिल्म का ट्रेलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, लव इन 90s, विच वॉज रिलीज रिसेंटली बाय द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। इट इज़ द फर्स्ट मूवी बेस्ड ऑन द तागिन कम्युनिटी। देखिए, ये लैंग्वेज जो है ये कौन बोलता है? तागिन लैंग्वेज। ताइगन एक कम्युनिटी है। यूपीएससी ये भी पूछ सकता है, ये जो तागिन कम्युनिटी है ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो यह आपकी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। एज पर द यूनियन मिनिस्टर, लव इन 90s शैल बी टैक्स फ्री। सोचिए, टैक्स फ्री रहेगा, मूवी बहुत सस्ते में बिकने वाली है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ही विल आस्क द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट इट थ्रू अदर मीन्स। तो बेसिकली इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये एक फिल्म का एक इनिशिएटिव है सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेशी लंगरी थंगपा, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है किस धर्म में? जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म में, हिंदुइज़्म में, इस्लाम में? तो ये आपका बुद्धिज़्म में है, गेशी लंगरी थंगपा, ठीक है। थंगपा से ही आपके दिमाग में वैसे तो आ ही जाएगा, बट आई थॉट क्योंकि हो सकता है यूपीएससी वहाँ ना पूछे, इसके अंदर पूछ ले। बुद्ध जो शक्य मुनि का बर्थ है, इनलाइटनमेंट है और परिनिर्वाण डे है, वो ऑब्जर्व होता है 4 जून को। इस बार मनाया गया 4 जून 2023 में मनाया था, पिछले साल ऑन दिस ओकेजन, और 4 जून को फिर से मनाया जाएगा। 16 जून को यूपीएससी एग्जाम है, हो सकता है क्वेश्चन। तो जो 14 दलाई लामा है, उन्होंने इस दिन जो है डिलीवर किया था टीचिंग ऑन द 8 वर्सेस ऑफ माइंड ट्रेनिंग। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द लीनेज ऑफ द कडम्पा एंड गेल्युक स्कूल्स ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज़्म। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, ठीक है जी। चलिए, बिहान मेला, ये हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे सेलिब्रेट, अब पूछ सकता है यूपीएससी, जो बिहान मेला है ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे कौन सा ट्राइब धूमधाम से मनाता है? तो कोंद ट्राइब, ठीक है। तो ये आपका उड़ीसा का एक हर साल मनाया गया फेस्टिवल है कोंद ट्राइब के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीड फेस्टिवल which has been celebrated since 2019. This event is participated by the farmers from as many as 40 villages in Daspala region surrounded by the hills and forest. ठीक है जी। ट्राइब्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, यू मस्ट नो द फेमस ट्राइब। और अगर ऐसा भी नहीं तो अगर हाल में कोई मेला पिछले 1-2 साल में कोई ट्राइब का कुछ भी अगर सेलिब्रेशन हुआ है फेस्टिवल, तो उसको और डीप नॉलेज के साथ पढ़िएगा। चुंदम्बनी विहार which was visited recently by ASI Archaeological Survey of India, it is in which state और यूटी? गुजरात, तमिलनाडु, केरला, बिहार। इसमें कोई भी यूटी नहीं है, सभी स्टेट्स है। तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है आपका इसमें जो ये चोल पीरियड है तमिलनाडु, ठीक है। तो वहाँ पे ये विजिट हुआ था। ये आपका कहाँ पे बिलीव किया गया है? ये जो बुद्धिस्ट विहार है ये कब बिल्ड हुआ? ये बुद्धिस्ट विहार है, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ड्यूरिंग द चोल पीरियड इन नागपट्टिनम, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है, ये पीरियड भी ध्यान में रखना है, कौन सा पीरियड के दौरान ये विहार जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। M1, M2, M3, M4, आपको पता है ये मनी सप्लाई से रिलेटेड है। आरबीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? आरबीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टू मेंटेन मनी सप्लाई इन द मार्केट और प्राइस स्टेबिलिटी, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी, और वी कैन से टू मेंटेन लिक्विडिटी। भाई अब आपको पैसे डालने हैं, पैसे निकालने हैं मार्केट से आरबीआई को, ताकि मार्केट में पैसे की, मनी की वैल्यू बनी रहे, इन्फ्लेशन, महंगाई ना हो। तो थ्रू द इंजेक्शन ऑफ मनी और द डिडक्शन और द सब्सट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का। तो एक स्टोरेज होगा जहाँ पे पैसा जमा होगा, डिपॉजिट होगा, मनी सप्लाई है ना, यहाँ से पैसा मार्केट में जाएगा, फिर मार्केट से पैसा निकालना होगा, फिर यहाँ पे स्टोर करके रखा जाएगा। तो इसको भागों में डिवाइड किया गया है M1, M2, M3, M4। ये पैसा कहाँ पे जमा है? क्या सारा आरबीआई के पास? नहीं, बैंक्स के पास है, जनता के पास है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन है ना। तो ये क्वेश्चन तो ये पूछा था पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट किसके अंदर आता है, तो ये आपका वैसे M2 और M4 के अंदर आता है, M1 के अंदर नहीं आता, M3 के अंदर भी नहीं आता है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। M1, M2, M3, M4, M मतलब मनी, ये 4 मॉनिटरी एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स मतलब टोटल, विच यूज्ड बाय द आरबीआई बिटवीन 1977 एंड 1998 टू कैलकुलेट द मनी सप्लाई। पूरा मार्केट में मनी सप्लाई कितना है, तब से ये यूज़ किया जाने लगा। अब आपका M0 यानी रिजर्व मनी, ये रिजर्व है, ठीक है। M1, M2, M3, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट मेड। M1 के अंदर क्या क्या आता है ये देखिए। M1 के अंदर आता है मनी सप्लाई इन द सर्कुलेशन, जितना भी मार्केट में पैसा है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट, 2 डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होता है और एक फिक्स डिपॉजिट होता है। जो आप एटीएम से पैसा निकालते हैं वो बेसिकली कैसा डिपॉजिट है, वो आपका डिमांड, जब भी आप डिमांड करेंगे आपको पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन फिक्स्ड में नहीं होता, 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो डिमांड डिपॉजिट प्लस मनी, जितनी भी मार्केट में मनी सर्कुलेट हो रही है उसे कहा जाता है M1। इसके अंदर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आता है, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं आता। अब सोचिए M1 बहुत ज़्यादा लिक्विडेट है, तुरंत लिक्विड हो जाएगी, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। लिक्विड मतलब जो तुरंत तरलता रूप ले ले। सोना, चांदी, रुपया, सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है? रुपया। सोने को बेचने में, पैसे में तब्दील करने में इट टेक्स टाइम। तो M1 इक्वल टू मनी, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद आपका आता है, ये चारों कंपोनेंट्स मैंने थोड़े से और बताए। M1 के अंदर अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, आपका आ जाएगा M2, ठीक है। M3 इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट मेड विद द बैंक्स। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस एनी डिपॉजिट एट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो गया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। यानी कि आपके अंदर M3 इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, तो आपका M2 एंड M4, ठीक है। M2 एंड M4 आपका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FDI और FII के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? FDI कैसा है कि जहाँ पे विदेश हमारे भारत में पैसा भी देगा, टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा, मैनेजमेंट शेयर करेगा, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर सिर्फ बाहर की कंपनीज आपके देश के अंदर सिर्फ शेयर्स खरीदेगी, उसको कोई लेना देना नहीं है, आपकी कंपनी की तरक्की हो या ना हो वो उसका मालिक नहीं है। लेकिन FDI के अंदर क्या होता है कि जिस क्षेत्र में भी बाहर के जो विदेशी हैं, जो विदेश के लोग हैं, अगर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दे बिकम ऑनर और फॉर दी सम एक्सटेंट ऑफ शेयर्स, कुछ परसेंट वो उसके कंपनी के, हमारे भारत की कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और वो उसके हिसाब से हमारे देश की कंपनीज को ग्रो करना चाहते हैं तो दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी, दे शेयर देयर टेक्निक्स टू ग्रो देयर कंपनी, यानी डोमेस्टिक कंपनी, भारत की कंपनी, ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनका भी शेयर बढ़ेगा। इसीलिए लिमिटेशन कैप लगाई गई है। अगर 100% किसी क्षेत्र में सारा पैसा बाहर का होगा तो बाहर का मालिकाना अधिकार ज़्यादा होगा, 100% उन्हीं का अधिकार होगा। फिर क्या करेंगे? फिर तो भैया वही अपना अधिकार चलाएंगे, मनमानी करेंगे। इसीलिए सरकार कुछ कुछ कैप्स लगाती है। सेक्टर डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर इन इंडिया. So with these questions, I am concluding my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.